Hello students, in this video we will discuss about data handling. Firstly, what is data? देखो डेटा क्या होता है। इस चीज़ में गिवन है हमें रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन लास्ट 10 वनडे। उसके बाद मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। तो ये सब इस तरह से जो मार्क्स हैं और टेस्ट मैचेस हैं उनका जो डेटा होता है हमारे पास, उसको क्या करना है, जो कलेक्शन होता है डेटा, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। यानी इस तरह से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है, इस डेटा को हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। डेटा को हम किस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, यही कहलाता है हमारा डेटा हैंडलिंग। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो क्या है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, जब हम डेटा को किसी पिक्चर या सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। एज देयर इज रिप्रेजेंट वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स। वन सिंबल यानी एक सिंबल जो है कार का, वो 1000 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस तरह से यदि हम, जैसे जुलाई में कितनी 250 कार्स सेलिंग हुई है 250 कार की, तो हम उस सेल को कैसे हमने पिक्टोग्राफ के थ्रू दिखाया है। देखो 2 तो कंप्लीट कार हैं और हाफ कार है, यानी 100 और 100, क्योंकि 1 कार रिप्रेजेंट 100 कार्स, 100 + 100 200 और प्लस 50 यानी 250 कार्स। इस तरह से यदि हम शो करते हैं तो उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। यानी पिक्चर के थ्रू या सिंबल के थ्रू किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। इसके बाद है हमारा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है, देखिए यदि हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है किसी ईयर में, देखो इस तरह से 2003 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, और इधर गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th, और इधर क्लास 8th में स्टूडेंट्स के नंबर गिवन है। यानी 2003-4 में किसी स्कूल में जो स्टूडेंट थे क्लास 8th में वो कितने थे, 100। 4-5 में कितने थे, समथिंग 200। 5-6 में कितने थे, 250। और 6-7 में कितने थे, 300। और 7-8 में कितने स्टूडेंट्स थे, 350। तो इस तरह का यदि हमें बार ग्राफ को ड्रॉ करना है तो उसे कहेंगे हम, इस प्रकार के ग्राफिकल डेटा को क्या कहते हैं, बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। ये डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विथ्स देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। देखो जो इनकी हाइट्स होती हैं, हाइट्स क्या होती है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होती है। देखो यहाँ हाइट्स कितनी है बार की, लगभग 350, यानी ये 350 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला बार 2007-8 में। 6-7 में जो हाइट रिप्रेजेंट कर रही है लगभग 300 स्टूडेंट्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हाइट होती है वो अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस बार ग्राफ में, ये डिस्टेंस सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डबल बार ग्राफ। देखो यहाँ हमें डेटा गिवन है 2005-6 का और 6-7 का, और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हुए हैं हमने बाई एक्सेस पे लिया है, और एक्स एक्सेस पे जो सब्जेक्ट हैं। अब देखो 2005-6 में मैथ्स में जो 5-6 में मैथ्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट ने, 30 मार्क्स। वहीं 2006-7 में 60 मार्क्स स्कोर किए हैं।
तो इस तरह से यदि हमें 2 ईयर के मार्क्स को एक ही बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम वहाँ यूज करते हैं डबल बार ग्राफ। ओके, अब इसमें देखो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं आपसे। व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। इस डबल बार ग्राफ के द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि द ईयर ऑफ 2005 एंड 6 एंड 6 एंड 7 में जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेंड किए हैं मार्क्स, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें दी जा रही है। ओके, द मार्क ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स इन 2005 एंड 2006-7 एट एवरी सब्जेक्ट, यानी एवरी सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इस डबल बार ग्राफ के द्वारा। सेम अदर क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं, आप इजीली उनको फाइंड कर सकते हैं। तो यानी बस हमें यहाँ समझना है डबल बार ग्राफ क्या होता है। जब हम 2 ईयर्स या 2 कंपनीज के डेटा को एक ही बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं डबल बार ग्राफ। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजिंग डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्ट वर एज लिस्टेड बिलो। फेवरेट सब्जेक्ट पूछा गया है बच्चों से, तो उन्होंने क्या अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताए हैं। अब देखो यहाँ कुछ बच्चे आर्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हैं, कुछ मैथमेटिक्स को, कुछ साइंस को, कुछ इंग्लिश को। ओके, तो इसी तरह से ये बार बार रिपीटेबल नंबर हो रहे हैं सब्जेक्ट। आर्ट यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर अदर स्टूडेंट ने यहाँ भी बताया आर्ट फेवरेट सब्जेक्ट, फिर अदर स्टूडेंट ने यहाँ बताया आर्ट फेवरेट सब्जेक्ट, फिर एक यहाँ भी बताया है आर्ट फेवरेट सब्जेक्ट, और एक यहाँ और एक यहाँ। यानी देखो बार बार जो आर्ट सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, तो इसको इस प्रकार के जो डेटा होते हैं, मैथमेटिक्स भी बार बार रिपीटेबल है। यानी हमें ये पता नहीं चल रहा है यहाँ कितने बच्चों ने किन किन बच्चों ने मतलब आर्ट को फेवरेट बताया है, कितनों ने साइंस को, कितनों ने इंग्लिश को। इसको हमें बताने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है देखना होगा इसको बार बार। तो ये क्या है, एक रॉ डाटा है। क्या है, रॉ डाटा है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है ये। इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड कैसे करते हैं, वो हम कैसे करेंगे देखिए आगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने उस डेटा को क्या है रिप्रेजेंट किया है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। देखो आर्ट सब्जेक्ट जो स्टूडेंट फेवरेट सब्जेक्ट है, आर्ट जितने स्टूडेंट्स का वो है 7, क्योंकि हमने पीछे देखा था आर्ट जो है 7 टाइम्स आ रहा था हमारे डेटा में। मैथमेटिक्स कितने बच्चों का फेवरेट है, 5 स्टूडेंट्स का। साइंस 6 स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश 4 स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। ये कहाँ से आए हैं हमारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ से हमने लिए हैं पीछे से, जो मैंने आपको बताया था। देखो आर्ट कितने स्टूडेंट ने फेवरेट बताया है, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टूडेंट ने आर्ट को फेवरेट बताया था। सेम ऐसे मैथमेटिक्स को कितने ने बताया है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डेटा को क्या करना, हमने यहाँ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा है। तो मैथमेटिक्स कितने का फेवरेट है, 5th स्टूडेंट का। 5 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ क्या लिया उनका 5। ओके, और इसको टैली साइन में किस तरह से हमने बताते हैं, देखो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 परपेंडिकुलर लाइन से, 2 को 2 परपेंडिकुलर लाइन से, 3 को 3 परपेंडिकुलर लाइन से, और 4th को 4 परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ करते हैं टैली मार्क के अकॉर्डिंग। जैसे देखो ये 4 था तो 4 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब जब 5 ड्रॉ करते हैं तो 4 को कट कर देते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ कट किया है, तो दिस इज 5। जब 4 को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो 5, और 6 करना है तो फिर एक और लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ देखो 5 है तो 4 को कट कर दिया हमने 5, और यहाँ देखो 7 है तो पहले 4 परपेंडिकुलर लाइन और एक कट कर दिया, 5th हो गई यहाँ तक, और फिर 6 और 7। इस तरह से हम टैली साइन ड्रॉ करते हैं। तो ये इस तरह का जो डेटा था पीछे हमारा रफ डेटा था, रॉ डेटा था, उसको हमने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस तरह से हमें लिखना है। अब क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि किसी डेटा को क्या करना है आपको टैली साइन में
बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज टेलीसाइन। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पार्टिकुलर एंट्री ओकर्स। यानी एक पार्टिकुलर एंट्री, यानी जैसे 8 था, 8 कितने टाइम्स रिपीटेबल है? 7 टाइम्स, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। देखो ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्या होता है? जब ये देखो एक बहुत बड़ा डेटा गिवन है हमें, ठीक है, तो इसको हमें ग्रुपिंग करने की आवश्यकता होती है जब बहुत बड़ा डेटा होता है। यानी ये भी क्या है? एक रो डेटा है। इस रो डेटा को हम जब ग्रुपिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं। देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 7 है, इसमें 7 से भी कोई स्मॉल थोड़ी है, नहीं है, लगभग 7 स्मॉल है। उसके बाद देखो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? लगभग 50 से ऊपर भी हो सकता है। अब हम देखो इसको ग्रुपिंग में कैसे बनाएंगे। ग्रुपिंग का मतलब है इसको हम 10 के ग्रुप बना सकते हैं या 5 के ग्रुप बना सकते हैं। लेट जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो जब बड़ा डेटा होता है तो 10 का ग्रुप बना लिया, उससे बड़ा डेटा है तो 100 का ग्रुप भी बना सकते हैं। तो इसमें में 10 के यदि ग्रुप बनाते हैं हम, तो उसको कहते 10 के या 5 के, तो जब ग्रुप बनाना है हमें इस डेटा का तो उसको कहेंगे ग्रुपिंग ऑफ डेटा। यानी क्या हो जाती है? वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म हो जाता है उसका। देखो ये डेटा गिवन है, हमें इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाना है तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा करना पड़ेगा। यानी मैं 10 का ग्रुप बनाऊंगा, यानी 0 से 10 तक एक ग्रुप में ले लूँगा कितने नंबर से हैं, फिर 10 से 20 तक कितने हैं, फिर 20 से 30 तक कितने नंबर्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। देखो कैसे बता रहा हूँ मैं आगे। दिस इज़ देयर 0 से 10 तक जितने नंबर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 नंबर्स हैं जो 0 से 10 के बीच में हैं। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है। अब हमें ये पता करना है कि 10 कौन से डिजिट में, हमें कौन से ग्रुप में लेना है। जो 10 नंबर है वो हमें लेना है 10 से 20 के ग्रुप में, क्योंकि यदि हम यहाँ ले लिया तो फिर यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ ले लिया तो यहाँ नहीं लेंगे, एक ग्रुप में नहीं लेना है हमें, नहीं तो वह दोनों जगह उसकी काउंटिंग हो जाएगी। यहाँ भी काउंट, यदि हमने 10 यहाँ ले लिया तो 10 की यहाँ भी काउंटिंग हो गई फ्रीक्वेंसी में, और यदि 10 आपने यहाँ ले लिया तो यहाँ भी काउंटिंग हो जाएगी उसकी। डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमें हमेशा जो 10 को ग्रुप में लेना है वो 10 से 20 के ग्रुप में हमको लेना है। तो 10 से 20 के ग्रुप में 10 को लेंगे, यानी यहाँ 0 से 10 के ग्रुप में 0 से 9 तक के डिजिट को लेना है। अंडरस्टैंड? 0 से 9 तक के ग्रुप को यहाँ जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ठीक है, और जितनी फ्रीक्वेंसी है उसी के अकॉर्डिंग टेलीसाइन। 2 है तो 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। 10 है तो पहले 4 को कट किया 5 हो गए, फिर 4 को कट किया 5 हो गए, 5 5 10 हो गए। अब देखो यहाँ जैसे 10 था तो इसमें हमने 10 को लिया है यहाँ, लेकिन यहाँ 20 को नहीं लेंगे, जो 20 नंबर है उसको नहीं लेंगे, 20 को यहाँ लेंगे। समझ बता गई? यानी जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट ग्रुप में ऐड करना है डबल टाइम बचने के लिए। नहीं तो यदि आपने यहाँ 20 ले लिया तो वो यहाँ भी रिपीटेबल हो जाएगा 20, आपने यहाँ काउंट किया यहाँ भी काउंट किया। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है? उस 20 को नेक्स्ट ग्रुप में लेना है, जो 20 से 30, इस 20 को इस 20 में 20 से 30 के ग्रुप में ले लिया, सेम 30 को इस 30 से 40 के ग्रुप में ले लिया, सेम 40 को 40 से 50 के ग्रुप में, और 50 को 50 से 60 के ग्रुप में लेकर हमें क्या करना है? टैली मार्क्स बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी राइट डाउन कर देनी है। अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे। उसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है बार पर हम जो डेटा होता है हमारा क्लास इंटरवल के रूप में, जो ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है तो उस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रू हिस्टोग्राम। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है? देखो यहाँ हमने जो ग्रुप है इस तरह से ग्रुप ले लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी कम्प्लीटली ग्रुप जो होंगे जो हमारा क्लास इंटरवल है वो एक दूसरे से जॉइंट है। देखो अब 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ नंबर ले लेते हैं, इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी स्मॉल 2 है तो हमने 2 2 के
डिफरेंस से फ्रिक्वेंसी नंबर नोट डाउन कर दिए हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये फ्रिक्वेंसी राइट डाउन कर देनी है। जैसे 0 से 10 तक 2 है तो 2 पर हमारा बार ग्राफ आ गया है। अब 10 से 20 10 है तो 10 पर बार ग्राफ आ गया है। फिर 20 से 30 के मिडल में कितना है 21 फ्रिक्वेंसी है तो ये 20 से थोड़ा ऊपर ले लिया हमने 21। ओके 20 और 22 के बीच में 21 आ गया। तो सेम इस तरह से जो बार ग्राफ होता है जिसमें क्या हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है उसको हम क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये डेटा ये कैसा किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है ये हिस्टोग्राम बिकॉज देयर आर गिवन क्लास इंटरवल। जब क्लास इंटरवल गिवन होगा जिस डेटा को हम क्लास इंटरवल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस डेटा का जो बार ग्राफ बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम हिस्टोग्राम। ओके तो इस हिस्टोग्राम पर रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, आपको सॉल्व कर देना है।